अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सब बात दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरा ये काफ़ी डेढ़ महीना तो हो गया मुझे रिकॉर्ड करते हुए। कुछ लोग मुझे बहुत इनकरेज करते हैं कि जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहा बस मेरी पसंद ये है कि लोग देखें मुझे। कोई मैंने बताया था पहले भी, कोई माली फ़ायदा तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है, और मेरा मतमा नज़र भी ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा लोग देखें, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ एक तो खुद देखें और अजीज़ व अक़ारब, कोई यार दोस्त सारे, कोई बहन भाई, उनको भी दिखाएं, क्योंकि इसमें उनको कई ऐसे चीज़ें हैं जो रूटीन में हमें देखने में आती हैं और वो सब पे अप्लाई करती हैं। मतलब मैं कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरह देखता हूँ, और कई सालों से 40-45 साल से भी ज़्यादा देर से, डॉक्टर बनने से पहले से मैं देख रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेहतर से बेहतर मशवरा दे सकूँ, उनकी बीमारी को समझ सकूँ, उसके मुताबिक एडवाइस करूँ। आज मेरा प्रोग्राम था कि आप शियाटिका के बारे में मैं बात करूँ। बड़ा कॉमन चीज़ है, कमर में दर्द, लोगों को टांग में दर्द होता है, ज़िंदगी में न किसी वक्त कहते हैं कि जी आपको शियाटिका का मर्ज होता है। रेयरली, बहुत ही कम हालतों में कोई सर्जरी वर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं शियाटिका के बारे में आपको बताऊंगा कि शियाटिका बहुत कॉमन है, और समटाइम ये हल्के सिम्टम होते हैं जिसमें टांगों में जलन हो सकती है, मसल की वीकनेस हो सकती है, और शदीद तरीन दर्दें भी होती हैं। सो मच सो मैंने देखा है कि लोग बिस्तर से नीचे भी नहीं उतर सकते। यूजुअली वो वक्त के साथ ठीक हो जाता है, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। तो शियाटिक नर्व जो है ना, हमारी दोनों टांगों में दो शियाटिक नर्व हैं जो लोअर वर्टिब्रा से निकलती हैं और पूरी टांग तक जाती है। ये इंसान की सबसे लंबी नर्व है। तो ये जो है ना, इसका लेवल देखा जाए तो ये L3, हमारे वर्टिब्रे होते हैं ना कि सर्वाइकल स्पाइन है, गर्दन के मोरे हैं, फिर चेस्ट के मोरे हैं, थोरेसिक स्पाइन है, फिर लंबर वर्टिब्रे हैं, 5 वर्टिब्रे, फिर सेक्रम जैसे तो कौन सी यूं करके बनी होगी, आपने देखा हुआ, उसके वर्टिब्रे हैं। तो इसका जो लेवल है ना, लोग पूछते हैं किस लेवल से, तो ये L4 यानी लंबर 4, 5 और S1, S2, S3 लेवल पे इसकी ओरिजिन है। तो ये जो जब निकलती है तो तकरीबन ये 0.8 सेंटीमीटर, आप ये समझ लें कि लिटिल फिंगर जितनी साइज की होती है। ये ऐसे करके रेस इसकी निकलती है और ये इकट्ठी होके गोल शक्ल में नीचे आती है। थोड़ी देर के बाद ये फिर फैल जाती है, तो इसका साइज तकरीबन ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। यानी पहले ये निकलती हैं चारों तरफ से ऐसे, दोनों तरफ से, एक उस तरफ की इधर है, इस तरफ की इधर है, और फिर वो इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद कुछ देर के बाद ये फिर स्प्रेड कर जाती हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हालांकि ये हिप के पीछे से रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, लेकिन ये आपके ग्लूटियल मसल होते हैं ना, बटक के मसल, उनको सप्लाई नहीं करती, इसके आगे जाती है। तो ये एक मिक्स नर्व है। हमारी नर्व्स दो तरह की होती हैं। एक सेंसरी नर्व्स हैं जो आपका दर्द की, टेम्परेचर की और आपकी जो मालूमात हैं वो आपके इस नर्व के थ्रू वो आपको दिमाग को पहुंचाती हैं। दिमाग उसको असेस करके फिर वो जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर होता है वो देती हैं। तो ये मोटर है। मोटर जो सप्लाई है वो मसल के लिए होती है। जो नर्व की जो सेंसरी है ये आपकी सेंसेशन की है। अगर किसी की सेंसेशन ख़राब हो जाए तो वो फिर उसको एहसास ही नहीं होता कि ये कोई जलन हो गई है, दर्द हो गई है, चोट लग गई है, तो वो फिर पता नहीं चलता। तो ये मुख्तलिफ नर्व्स हैं। ये मिक्स नर्व है, यानी इसमें सेंसेशन भी है और इसके अंदर मोटर पावर भी है, इसके अंदर के मोटर सिस्टम भी चलता है। लॉन्गेस्ट नर्व है। इस पर किसी न किसी जगह पे मोस्टली निकलते हुए इस पर दबाव आ जाए तो जहाँ जहाँ वो जाएगी तो उसके साथ उसमें प्रॉब्लम आ सकता है कि कितने लेवल पे सेंसेशंस की जो आई है इम्प्रूव, उसमें तकलीफ हुई है तो वो सेंसेशन इम्पेयर हो जाएंगी, यानी सेंसेशन महसूस नहीं होंगी। ये मोटर भी है कि इसमें अगर आपका है तो मोटर पावर यानी मसल की ताकत भी ख़त्म हो सकती है। तो आमतौर पे लोगों को टिंगलिंग, सुइयाँ चुभनी, सुन होना, जलन होना और फ्रैंक दर्द होना जिसकी शिद्दत वेरिएबल है कि कई लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, कई लोगों को कम होती है। कहते यही है कि लाइफ टाइम में किसी न किसी वक्त आपको थोड़ी या ज़्यादा शियाटिक नर्व की दर्द हो सकती है, जिसको आम लफ्ज़ों में लोग शियाटिका भी कहते हैं।
और लंबेगो भी कहते हैं, यानी लंबर स्पाइन से नीचे आती है तो उसको लंबेगो भी कहते हैं। और ये इसके लिए मैं तो यूजुअली लोगों को कुछ एक्सरसाइज एडवाइस करता हूँ, और एक्सरसाइज बेस्ट है, यानी फिजियोथेरेपी बेस्ट है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो इनके इस चीज़ के लिए बेस्ट हैं। पेन किलर आपने हत्तल मकदूर मैं तो कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बड़े मसाइल हैं पेन किलर के साथ। एक तो जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये यूजुअली किडनी के लिए सेफ नहीं है, मैदे के लिए सेफ नहीं है। बहुत सारे लोग गलती से इसको एम्प्टी स्टमक ले लें तो उनको ब्लीडिंग हो जाती है, मैदे से अल्सर बन जाते हैं। और जो कॉक्स 2 इन्वर्टर हैं जो, वो उनके साथ अपने प्रॉब्लम है। यूजुअली लोगों को डायबिटीज़ होती है, किसी को दिल की तकलीफ है, शुगर के मसाइल हैं। तो ये वाले जो जो कॉक्स 2 इन्वर्टर हैं कहे जाते हैं कि सेफ़ हैं जी मैदे के लिए, लेकिन इतने भी सेफ़ नहीं है। जहाँ तक अवॉइड हो सके हमें करना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्लॉटिंग सिस्टम को मुतासर करती है। इससे रिपोर्टेड हैं केसेस जिनमें थ्रोम्बोसिस हो गया। अब किसी को स्टेंट पड़ा हुआ है, उसको थ्रोम्बोसिस हो गया, आपने कॉक्स 2 इन्वर्टर दिए हैं तो वो क्लॉट बन जाएगा, तो वो अच्छा खासा मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो अवॉइड करें। सिंपल पैनाडोल है, पॉन्स्टन है, या हम लोग न्यूब्रॉल 4 देते हैं जिसमें पैनाडोल है, साथ थोड़ा सा मसल रिलैक्सेंट है, ये दे सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम हालतों में फिर आप और चीज़ें हैं, ट्रेमाडोल वगैरह है, इवन ब्रूफेन हम समझते थे बहुत ज़्यादा मैदे के लिए, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले में ये मैदे को कम तंग करती है। तो ये एक्सट्रीम हालतों में ली जा सकती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लोगों को बताना चाहिए कि ये जो है ना ज़्यादा देर लेनी ख़तरनाक नहीं है। तो मैं चंदे के आपको एक्सरसाइजेज जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है और जो मैंने थोड़ा बहुत जिसके बारे में जानता हूँ उससे आपको मैं बताऊंगा, और कोशिश करूंगा अगर टाइम मिल जाता है तो मैं इवन अपना जैन मात बिछा के उसके ऊपर भी करूंगा। एक तो यह है कि इसके लिए स्ट्रेचिंग बड़ी ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग में मैंने जो एक्सपीरियंस है इसके लिए कि आप रुकू जैसे करते हैं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं रुकू करते हैं, रुकू को लंबा कर दे, इससे उसके ऊपर स्ट्रेचिंग, नर्व के ऊपर स्ट्रेच आता है तो बेहतर हो जाता है। किसी भी मोमेंट से अगर कोई दर्द की शिद्दत बढ़ जाए तो आपने उसको रिविजिट करना है, उसको बदल के को और उसका इक्विवेलेंट कर ले। एक तो ये है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि आप सीधा लेट लेट के और घुटने नीचे रखें, उसको बेंड ना करें, और या तो ज़मीन पे कोई कारपेट बिछा लें या चादर बिछा लें, या ये फोम वोम पे नहीं होती, फोम ज़रा ज़्यादा कुशन वाला वो ठीक नहीं है। हमारे आम रुई के गद्दे जो हम लोग पुराने ज़माने में कोई 1 इंच आधे आधे इंच का गद्दा है वो भी अच्छा रहता है। तो मैं कहता हूँ कि आपने अपना सीधा लेट जाना है और अपनी पाँव सीधे कर लेने हैं, और आपकी ये पाँव समझें, इसको मेरे हाथ नहीं है, ये एड़ियाँ हैं, ये पाँव के ऊपर जो उंगलियाँ हैं ये घुटना है। तो आपने सीधा लेट के और ये एड़ी को एक को रगड़ के आगे थोड़ा सा लेके जाना है, थोड़ी सी मूवमेंट होगी, घुटना नहीं उठाना, दोनों घुटने जमीन उसके बेड के साथ लगे रहें। जोर से आपका ये हिप जॉइंट के पास से आपकी हरकत होगी, थोड़ा सा आगे लेके जाएं इसको तो दूसरा ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा, फिर इसको आगे लेके जाएं, ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। तो ये वाली मूवमेंट आपने आगे पीछे करने की, पाँव को हरकत देनी है, जिसकी वजह से आपकी जो शैटिक नर्व का ओरिजिन है और आपका जो ये जॉइंट बन जाते हैं लंबर और सेक्रल स्पाइन के दरम्यान, वहाँ पे आपका थोड़ा सा रिलीज हो सकता है। उसकी जो नर्व की जो कंप्रेशन है, नर्व पे जो दबाव पड़ रहा है वो आपका इस तरह बेहतर हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा, टाइम मिल गया तो मैं खुद भी आपको लेट के तो ये समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने देखी है जिससे फ़ायदा होता है कि एक नी को आप बेंड कर लीजिए, तो हाथ उस तरह बेंड नहीं होता ना, तो नी का तो आपको पता है वो दूसरी तरह यूं बेंड होता है। तो आपने एक टांग को सीधा रख के दूसरे नी को, आपने देखा होगा ग्राउंड में खिलाड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं, तो एक नी को आपने मुड़ के इधर लेके जाना है, लेकिन कोशिश करें कि कंधा ना उठाएं, पूरा नी इधर को जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक करें, फिर उसको सीधा करके दूसरे नी को बेंड कर लें, इसको इस तरफ लेके जाना जहाँ तक जा सके, एक ये करें। दूसरा ये करना है आपने कि दोनों नीज को इकट्ठे करके एक तरफ लेके जाएं, अगर टच हो जाए उसके ज़मीन के साथ या उस कारपेट के साथ या बेड के साथ तो अच्छा है, फिर दूसरी तरफ लेके जाना। ये 2-3 जो है ना, ये जो मैंने बताई है, ये आपके शैटिक नर्व के ऊपर उसके लिए बेहतर होगी।
फिर लोग पूछते हैं ज़्यादातर, जो मैंने भी उनको बताता भी हूँ, ना भी पूछें कि आपका बड़ा पेनफुल कंडीशन होती है, हर मोमेंट पे लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए कुछ स्लीपिंग पोस्चर जो मैं समझता हूँ जो बेहतर हैं, और ये लिखा भी गया है लिटरेचर के अंदर कि आपने अगर सीधा लेटना चाहते हैं तो आप सीधा लेट जाएं और घुटनों के नीचे एक को कुशन रख लें या कोई तकिया पिलो रख लें। तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा घुटने थोड़ा सा होगा, वो आपके जो नर्व के ऊपर, शैटिक नर्व के ऊपर स्ट्रेच को कम करेगा। तीसरा वो कहते हैं अगर आपने साइड पे सोना है तो जो फीटल पोजीशन है ना, वो बेस्ट पोजीशन है। कर्ल करके आपने अपना जो ये स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, इसको कर्व हो, ऐसे करके मुड़ा हुआ हो, और ये आपके घुटने थोड़ा सा पेट की तरफ उसका रुख हो, और गर्दन के नीचे हल्का पिलो रखें, और घुटनों के दरमियान में तकिया जरूर रखें। वो ये ना हो कि आपका ओवरलैप ऐसे हो रहा हो और एक घुटना आगे, ऊपर वाला आगे चला जाए, पीछे रहे, दोनों बराबर रख के सोएंगे तो आपकी स्ट्रेच उसके ऊपर आपका उसके बेहतर हो जाएगा। और ये थोड़ी इस पोजीशन में, कर्व पोजीशन में अगर स्पाइन को रखेंगे तो थोड़ा सा उनका जो वर्टिब्रा है उनका स्पेस मिल जाता है, और हो सकता है उससे जो प्रेशर आपकी नर्व के ऊपर है वो कम हो जाए। और ये 2-3 चीज़ें करें, और इससे घबराना नहीं है। रेयरली इसकी बहुत ही कम जरूरत पड़ती है सर्जरी वर्जरी की। पेन किलर पॉन्स्टन, पैनाडॉल और ये न्यूब्रोल फोर्ड, ये कॉमन दवाइयाँ, ये ले लें। बहुत दूरी हो जाए तो जो ब्रूफेन है वो ले सकते हैं। और इससे ज़्यादा जो बाकी पायरोक्सिकैम वगैरह है वो सारी दवाइयाँ अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन लेने से कोई हर्ज नहीं है। स्पेशली अगर आपको पता है कि ये मैदे को तंग करती हैं, आप खाने के बाद लें और मिनिमम टाइम के लिए लें, क्योंकि इन द लॉन्ग रन ये फिर मैदे के लिए और आपके गुर्दों के लिए भी अच्छी नहीं है। तो शैटिक नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व है। ये इसकी ब्रांचेज हो जाती हैं। पहले ये मिक्स नर्व मैंने बताया था। मिक्स का मतलब है इसमें सेंसरी पार्ट भी है जो आपकी टिंगलिंग, जलन और दर्द और ये करता है, और एक इसका मोटर पार्ट है जो आपके मसल की मूवमेंट, उससे अगर ये उस पर मसल पे ज़्यादा प्रेशर आ जाए तो वीकनेस हो जाती है मसल की। सेंसरी पार्ट इन्वॉल्व है तो आपकी सेंसेशन बड़ी अल्टर्ड हो जाती हैं और बड़ी जलन वलन, बड़ी प्रॉब्लम आता है। इसकी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं, एक टिबियल ब्रांच है, एक पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल है। तो टिबियल ब्रांच जो टिबिया बोन है आपके अंदर की तरफ वाली, और जो दूसरी तरफ पेरोनियल बाहर साइड पे, लेटरल साइड पे जाती है। तो इनकी वजह से आपके टांग के अंदर बड़ा खिंचाव रहता है। तो जिन लोगों को इसका एक्सपीरियंस हुआ वो उसको अच्छी तरह जानते हैं। कई बार पता भी नहीं चलता, समझते हैं वैसे ही टांग में खिंचाव विचाव है। तो वो देख लें, अगर कोई स्वेलिंग वेलिंग होती है टांग में, काफ में, तो वो और वजह हो सकती है उसका। आपने देखना है कि वेरिकोसिटी है, कोई थ्रोम्बोसिस है, कलर चेंज होता है टांगों का, तो पॉसिबली हो सकता है वो शैटिका की वजह से नहीं होगा, वो और कोई वेस्कुलर कंडीशन है, कोई सर्कुलेशन ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, और आपका इंशाल्लाह ये इन एक्सरसाइजेज से लंबा रुकू करना है, और आपके एड़ियों को रगड़ के आगे लेके जाना है, और नी को इधर बेंड करना है, फिर एक नी दूसरे को इधर बेंड करना है, फिर दोनों को इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है। सोना है तो आपने सीधा सोना है तो घुटनों के नीचे पिलो रखिए, और अगर अपने साइड टर्न लेके सोना है तो फीटल पोजीशन की तरह सोएंगे। नीज को थोड़ा सा पेट की तरफ करेंगे, कमर को कर्व रखेंगे, घुटनों के दरमियान में तकिया रखें। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। बहुत ज़्यादा आपको दर्द की दवाइयाँ लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जल्दी रिकवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे टाइम मिल गया थोड़ा सा, तो मैं आपको वो करके बताऊंगा कि कैसे शैटिका में आपका होता है। एक तो मैंने कहा था रुकू लंबा करें, उससे आपकी स्ट्रेचिंग होती है और आपके इंट्रैपमेंट जो आपकी नर्व, शैटिक नर्व दबी होती है ना, वो निकल सकती है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। दूसरा मैंने कहा था सीधा लेट जाएं, जैसे अब मैंने अपने जायनमाज पे लेटा हूँ और इसके कुशन वुशन नहीं है, सीधा लेट गया हूँ, तो मैंने कहा था कि एक एड़ी को आपने रगड़ के आगे लेके जाना है। तो यूं एक ऐसे, फिर दूसरा घुटना बेंड नहीं करना, ये एड़ी को आगे लेके जाएं आहिस्ता आहिस्ता, एक को, उससे दूसरा पीछे आ जाएगी टांग, फिर इस एड़ी को आगे लेके जाएं, फिर इस एड़ी को आगे लेके जाएं, जहां तक जा सकता है। कुछ प्रैक्टिस के बाद आपकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इससे आपका जो है ना उसके अंदर स्ट्रेचिंग आएगी और उसमें थोड़ी बेहतरी आ सकती है।
ये नंबर 1 एक्सरसाइज है। दूसरा मैंने कहा था कि आपने एक नी बेंड कर लेना है और आपने इसको इस तरफ लेके जाना है, जितना लेके जा सके बगैर हथेली के या कुंदे को उठाए हुए। इससे भी आपकी अब राइट वाली में तो आपके राइट वाली शैटिक नर्व पे उसको स्ट्रेचिंग मिली है, तो वो उससे थोड़ी सी बेहतरी आएगी। फिर आपने इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद दूसरा नी बेंड करना है और इसको आपने इस तरफ लेके जाना है, जितना लेके जा सके। और ये आपको शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन ट्रैप ये है कि हाथ को इस तरफ नहीं लेके आना है, हाथ वहीं जमीन पे, हथेली आपकी बैक साइड हथेली जो है लगी रहे और आपने इस तरफ लेके आना है। ये जितनी बार कर सके, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 11 बार, या आप करें, इसको बारी बारी करें और बेशक एक तरतीब में करके उसके बाद फिर रिपीट करें। दूसरी, दोनों घुटनों को इकट्ठा कर लेना। आप दोनों घुटनों को इस तरफ लेके जाना है और अपने हथेलियां जमीन से उठानी नहीं है। फिर दोनों को आपने इस तरफ लेके जाना है। जब आप राइट पे लेके जाएंगे तो आपकी लेफ्ट वाली शैटिक पे आपको इसका रिलीफ महसूस होगा। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है मैंने देखा है कि अच्छी है इसके लिए। फिर वो दूसरी बात जो मैंने की थी कि आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो पोस्चर के लिए आपका सोते हुए लोग पूछते हैं जी तकलीफ होती है, करवट जिस करवट भी लेटे तकलीफ होती है। तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं अभी बताऊंगा कि आपने घुटनों के नीचे ना तकिया रख लेना है। तकिया मैं आपको ऐसे, आपने जैसे ये घुटने हैं इनके नीचे आप तकिया रखें और आपका थोड़ा सा आपका ऐसे नी बेंड हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है। इसके साथ आपकी जो दर्द जो है ना बड़ी कम हो जाएगी। हल्का तकिया रखें, ठीक है। और ये आपने करना जरूरी है, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। मैंने तकिया भी नहीं रखा, लेकिन समझे कि मैंने घुटनों के नीचे तकिया रखा हुआ है। तो ये बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है सोने के लिए। शैटिक दर्द की, जिनको दर्द है, जिनको शैटिका है, लंबे को कहते हैं वो है, तो उससे उनको रिलीफ मिलेगा। दूसरा भी साइड टर्न पे भी सो सकते हैं, साइड टर्न राइट लेफ्ट दोनों तरफ सो सकते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल करके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।